नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। हमने पिछले कुछ वीडियोस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ पार्ट्स देखे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से किस तरह से निकाले जा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी क्या होती है, जिसमें हमने देखा था जो भी लाइंस वगैरह फॉर्म होती है वो या तो इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो, तो उन्हें कैसे रेशियोज़ के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने देखा था एल्जेब्रिकल जो मेथड होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को चेक करने के लिए, मतलब उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो कौन कौन सी होती है। उनमें से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख ली थी और एलिमिनेशन मेथड देख ली थी। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे एंड रिड्यूसिंग मेथड देखेंगे। मैंने सेकेंड पार्ट में आपको बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जब हम x, y और कांस्टेंट इन तीनों को पहले तो इक्वेट करते हैं, जिसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स को हम डिविजिबल में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर b1c2 माइनस b2c1, फिर यहाँ पर c1a2 माइनस a2c1 सॉरी c2a1 और a1b2 माइनस a2b1। ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसका और इसका यूज़ करते हैं, और जब y की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। मतलब जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम x और कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, सॉरी कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे, और जब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तब हम y को और 1 को इक्वेट करेंगे। तो अब हम इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और रिड्यूसिंग मेथड में बता ही चुका हूँ सेकंड पार्ट में कि रिड्यूसिंग मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें हम कुछ टर्म्स को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद किसी भी इन तीन इक्वेशन में से किसी भी इन तीन मेथड में से किसी भी एक मेथड से उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालने का जो आगे प्रोसेस करते हैं, जिससे कि हम दोनों वैल्यूज़ का मतलब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो चलिए इन दोनों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने हमारे सेकंड पार्ट में भी देखा था कि हमने जो मेथड सीखी थी उसमें दो मेथड जो सीखी थी उनमें हमने कुछ क्वेश्चन इक्वेशन के बेसिस पर देखे थे और कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पर देखे थे। वैसे ही हम यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन इक्वेशन के बेसिस पर देखेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन के बेसिस पर है, जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, जिसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 9 और 4 है इसको हम इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये दूसरी इक्वेशन में भी सेम एज इट इज करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू के लिए पहले हम एक बार पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2b1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर पहले हम क्या रखेंगे, x के कोफिशिएंट्स रखेंगे जो जो उसने बोले, मतलब b1 और c2। तो
तो b1 हमारे पास कौन सा हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कि b1 है, a1 हो गया हमारे पास 8, b1 हो गया 5 और c1 हो गया -9। फिर a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -4। मतलब हमने इन सब के कोफिशिएंट्स लिख लिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पर अब पुट कर देते हैं, पहले हमें x निकालना है तो x और कांस्टेंट वाली टर्म रखेंगे, मतलब x और 1 वाली। तो फॉर वैल्यू ऑफ x क्या करेंगे, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। तो अभी क्या हो जाएगा, x अपॉन में b1 कितना है हमारे पास 5 रख दिया, c2 कितना है हमारे पास -4 तो -4 रख दिया, फिर b2 कितना है हमारे पास 2 तो 2 रख दिया, और c1 कितना है -9 तो -9 रख दिया। अब 1 के बाद अब a1 कितना है हमारे पास 8 तो 8 रख दिया, b2 कितना है 2 तो 2 रख दिया, a2 कितना है 3 तो 3 रख दिया, और b1 कितना है 5 तो 5 रख दिया। अब इतने सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x 5 4 20 पर माइनस कर दिया, माइनस अब यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 9 18, ये कितना हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम इधर देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 2 16 माइनस 3 5 15। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस एक्स अपॉन में -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। मतलब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर। ये कितना बचेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू ये 1 इंटू एक्स तो x आ जाएगा, और ये -2 इंटू 1 तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे, वापस ऐसे ही निकलेगी जैसे हमने x की निकाली। अब हम y वाले कोफिशिएंट रखेंगे, y वाले कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, c1 a2 माइनस c2 a1, लिखते हैं c1 a2 माइनस c2 a1, और कांस्टेंट वाली टर्म के क्या है हमारे पास 1 और में a1 b2 माइनस a2 b1 या क्या। तो अब इसके बाद वापस से वही सबकी वैल्यूज रख लेते हैं। c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -9 तो -9 इंटू a2 की वैल्यू कितनी है 3 तो 3 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है -4 और a1 की वैल्यू कितनी है 8। फिर वापस इधर की वैल्यू रख लेंगे सारी, तो a1 की वैल्यू कितनी है। अब देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं हम पूरा सॉल्व करें, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या है तो हमारा 16 माइनस 15, तो यहाँ पर हम y अपॉन में 9 3 27 तो माइनस का 27, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 8 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अब यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, लेकिन प्लस का क्योंकि 32 का साइन बड़ा है तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अब फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो y इज इक्वल टू 5 बचेगा। ये आ गई हमारी y की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या आई थी हमारी -2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। तो अब ये तो था हमारा इक्वेशन बेसिस पे क्वेश्चन जिसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व किया। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर सेव करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हम इस वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करेंगे। ये क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं किसी और मेथड की हेल्प से, लेकिन आज हम इसे वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। कल मैं बता चुका हूँ कि फ्यूचर के लिए क्या आएगा, प्लस साइन
और पास्ट के लिए क्या आएगा, माइनस साइन। अब उसके बाद यहाँ पर वो क्या बोल रहा है वापस, मतलब हमने कल क्वेश्चन समझ ही लिया पर मैं फिर से समझा रहा हूँ कि 5 साल पहले की बात हो रही है, नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। फिर 10 साल बाद की बात होती है तो नूरी क्या हो जाती है, 2 गुना बड़ी हो जाती है सोनू से। तो हमें नूरी और सोनू दोनों की एज बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेट नूरीज एज विल बी, क्या हो जाएगी, x मान लिया हमने, एंड सोनूज एज विल बी, क्या मान लिया, y। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले मैंने क्या बोला है, x और y को इक्वेट कर लेंगे जब भी एजेस की बात होगी। उसके बाद क्या, कितने साल की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। मैंने क्या बोला, पास्ट का होगा तो हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन। और कितने साल की बात हो रही है, 5 की, तो 5 माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिया। अब जो छोटा होगा उसकी तरफ मल्टीप्लाई होगा, जितने भी टाइम्स का बोला होगा। यहाँ पे थ्राइस लिखा, मतलब 3 गुना का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मल्टीप्लाई होगा, सोनू की एज में। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद वापस एंड फिर क्या होगा, और वापस से क्या बोल रहा है वो, x और y को दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। अब क्या 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद की मतलब फ्यूचर की, तो मतलब 10 प्लस हो जाएगा दोनों तरफ 10 प्लस कर दिया हमने। अब कितने यूनिट वाइज की बात हो रही है, मतलब 2 गुना की, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग a1 कितना है हमारे पास, 1, b1 कितना है हमारे पास, -3, और c1 कितना है, ये 10 हम इधर ले आएंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो माइनस की जगह कितना हो जाएगा, प्लस का। तो c1 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 10। फिर a2 कितना है हमारे पास, 1, b2 -2, और C2 वापस हम यहाँ पे 10 को इस तरफ लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ये माइनस का 10 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है, फॉर वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x में क्या करेंगे, पहले हम x वाली टर्म सॉल्व करेंगे। क्या था फॉर्मूला, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर x अपॉन में b1 कितना है हमारे पास, -3, तो ये -3 आ गया। c2 कितना है हमारे पास, -10, तो ये -10 आ गया। माइनस b2 कितना है, -2, तो यहाँ पर हमारा -2 आ गया, इंटू अब क्या हमारे पास क्या है, c1 है, c1 कितना है हमारे पास, 10, तो इंटू पर 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 कितना है, 1, और b2 कितना है, -2, तो मतलब क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -2 माइनस a2 भी 1 है, और b1 कितना है, -3, मतलब वापस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3।
तो अभी कितना हो जाएगा x अपॉन में ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 30 माइनस ये 2 इंटू 10 20 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, फिर अब यहाँ पर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 3 मतलब कितना बचेगा 1, तो 1 अपॉन में 1। अब ये कितना हो जाएगा 50, तो x अपॉन 50 बचेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 50, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू। अब उसके बाद हम देखते हैं y की वैल्यू, तो फॉर वैल्यू ऑफ y, फॉर वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी वापस से वैसे ही c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब y अपॉन में c1a2, c1 कितना है 10, a2 कितना है 1, तो डायरेक्टली हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। फिर c2 कितना है -10 और a1 कितना है 1, मतलब वापस वही आ जाएगा -10, तो ये हमने -10 लिख लिया। अब यहाँ पर तो हम वापस से ये वैल्यू एज इट इज रख सकते हैं, ये जो 1 अपॉन 1 आई है हमारे पास, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, इसी की वैल्यू है, तो हम 1 अपॉन 1 डायरेक्ट रख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा y अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 10 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, मतलब y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 20। यहाँ भी हमारे पास y की वैल्यू। अब हम क्या लिखेंगे, एज ऑफ नूरी इज, अब देखिए हमने नूरी को x माना था, तो x की वैल्यू हमारी कितनी 550, तो नूरी की एज कितनी हो गई 50 ईयर्स। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एज ऑफ सोनू, मतलब हमने सोनू को क्या माना था y, तो y कितना है हमारे पास 20, तो ये हो गया 20 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूसिंग मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसिंग मेथड के लिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 इक्वेशंस दी हुई है और हमें उन्हें रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है और उसके बाद उसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं सपोज 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। क्यों? क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर 1/x, अगर मैं ये 1/2x की जगह यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँ 1/x और 2 को इधर अलग लिखूँ इंटू में, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से वही बनाएगा। सॉरी 1/2 को इधर से मैं अलग निकाल लेता हूँ, तो ये वापस से एज इट इज हो जाएगा। तो अब क्या मैं यहाँ पे 1/x को p मान सकता हूँ, वैसे ही यहाँ पर 1/y को q मान सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1/x को p मान लिया है और 1/y को q मान लिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा ये। पहले 1/2p प्लस 1/3q इज इक्वल टू 2। इन दोनों की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमने मान ली थी सेकेंड इक्वेशन, हमने इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3p प्लस 2q डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या मिलेगा, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। यह अभी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एंड 1/3
2q इज इक्वल टू 13/6। हमने p और q मतलब 1/x और 1/y की जगह इस इक्वेशन में भी रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे से हम वापस सॉल्व करते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा 2p प्लस 3q, यहाँ पे एलसीएम ले लिया और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 13/6। अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन में कोई सी भी एक मेथड लगाएंगे। हमने 3 मेथड सीखी है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में, जिससे कि हमें p और q की वैल्यू मिल जाए और उससे हम 1/x और 1/y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, एलिमिनेटिंग 3 and 4। तो देखिए अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन दोनों में किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है p या q, तो हम यहाँ पे सेम करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब मैं p का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ तो थर्ड इक्वेशन में मुझे क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और फोर्थ इक्वेशन में 3 का, क्योंकि यहाँ से थर्ड इक्वेशन में 3 है और फोर्थ इक्वेशन में 2 है। तो यहाँ पर मुझे थर्ड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा 2 3 जा 6p प्लस, चलिए मैं लिख कर ही कर देते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। ये कितना हो जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। और तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसे बना लेते हैं, 2 3 जा 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। ये हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई, फिफ्थ। फिर उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो ये कितना हो जाएगा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। ये हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ देख लेते हैं आप। 6p प्लस 4q प्लस 4q इज इक्वल टू 24 एंड 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। ये हो गया। अब यहाँ से हम एलिमिनेट करने के लिए अगर ये माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5q इज इक्वल टू, फिर वापस से प्लस माइनस माइनस होगा तो 39 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15, तो ये माइनस का 15 बचेगा। q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा 15/5, और फिर यहाँ पर q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। वैसे ही अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में। जैसा कि मैंने बताया था एलिमिनेशन के बाद हम किसी भी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन में, जो हमारी थर्ड इक्वेशन में है। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, q इज इक्वल टू 3 को मैं किस में रख रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या है कि हमारी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ से q की वैल्यू रखूँगा तो कितना हो जाएगा 3p प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 12। 3p इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 मतलब 2। ये आ गई हमारी p की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हमने q और p क्या माना था, 1/x को p माना था, 1/y को q माना था। तो देख लीजिए 1/x
x को क्या माना था p और 1/y को क्या माना था q। लेकिन यहाँ पर हमारी p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू आई है 2, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1/x किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। और जब मैं यहाँ से x को इधर ले जाऊँ 2 को इधर ले आऊँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x इज इक्वल टू 2। और यहाँ से मैं 1/y किसके बराबर हो गया 3 के बराबर, क्योंकि 2 की वैल्यू 3 है। अब देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू इधर ले, मतलब x को इधर ले जाऊँ और 2 को नीचे ले आऊँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैसे ही y को उधर ले जाऊँ 3 को इधर ले आऊँ तो 1/3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर हमारी रिड्यूसिंग मेथड भी खत्म होती है। इसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमने अभी तक जितने भी वर्ड प्रॉब्लम देखे आपके बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, आप सब वर्ड प्रॉब्लम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इवन आप किसी भी मेथड से कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने सब्सटीट्यूशन से कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप उसे एलिमिनेशन से नहीं कर सकते या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं कर सकते। सभी मेथड से आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। किसी भी मेथड से करने पर कोई भी क्वेश्चन को उसका सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग मेथड का टॉपिक भी ख़त्म होता है और इसी के साथ साथ हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो आप अभी से चाहें तो नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, या तो फिर अगर आप इस स्क्रीनशॉट लेकर सेव करना चाहें तो सेव कर लीजिए। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और जाने से पहले मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।